सर, आपकी बुक के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जर्नी नजर आती है। इस बुक में हमने आपकी पूरी जर्नी देखी, तो आपको क्या लगता है वो कौन सा मोमेंट था जहां पे आप खत्म हो गया? मैं ये शायद नहीं कहना चाहूंगा कि आप खत्म हो गया। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मेरा सपना खत्म हो गया। मैंने जो उम्मीद जगाई थी जब ये पार्टी लॉन्च हुई, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। अपने 50 साल के जीवन में हमने जो पढ़ा था दूसरी पार्टियों के बारे में कि ऐसा होता था, उसके बाद की चीजें हम देख रहे हैं। तो ये पार्टी सामने बनी, सामने फली फूली, सामने इसने एक नया एक तरह की बहुत बड़ी उम्मीदें जगाई। और वो एक सपना होता है ना, उस सपना जब टूटता है, शायद वही एक वजह रही कि मैं कुछ लिखूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पार्टी खत्म हो गई है, मैं फिर से बोलूं, इसको नाम जरूर उसका अनफिनिश्ड है, बट मैंने पॉलिटिक्स बहुत देखी है इतने सालों में, पिछले 30 सालों में। जो लोग लगता है कि खत्म हो गए, वो अचानक से फिनिक्स की तरह उठते हैं और फिर छा जाते हैं। तो ये काबिल हैं, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, पर ये इनकी इतने सालों की कहानी है। पार्टी बनने से लेके दिल्ली को एक बहुत बेहतरीन राजधानी बनाने के सपने को दिखाने के शुरुआत जो हुई, लेकिन आज की तारीख में हम जहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल से जितना कुछ आज से 12 साल 13 साल पहले था दिल्ली में, बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सर, आपने अपनी बुक में मेंशन किया है कि अभी पॉलिटिक्स रूथलेस हो गई है, फ्रैजिल हो गई है, तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है एक वोटर के फेथ को लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में? यही जो आपका सवाल है, इसी सवाल का जवाब जब मैं तलाशता था अपने मन के भीतर झांक कर, कि राजनीति में क्या जनता को धोखा दिया जा सकता है, क्या गलत सपने दिखाए जा सकते हैं, इन्हीं बातों ने मुझे कचोटा कि हम आए थे सही तस्वीर दिखाने के लिए, पर क्या हम सही तस्वीर दिखा पा रहे हैं? क्या हम सही बात लिख पा रहे हैं? मैं जानता हूं बहुत से मीडिया हाउसेस के, बहुत से पब्लिकेशन हाउसेस की मजबूरियां होती हैं। मैं सिर्फ उन्हीं के बीच में रहकर मैंने अपना करियर बिताया है, पर मैं ये भी जानता हूं कि एक दायित्व है मेरा, एक फर्ज है मेरा। जब मैंने ये सोचा कि मैं डिफेंस ज्वाइन ना करके, जब मैंने ये सोचा कि मैं लॉयर ना बन के, जब मैंने सोचा कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना लेके मैं पत्रकार बनूंगा, तो मैं इस सोच समझ के इस फील्ड में आया था कि मुझे इस समाज में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, अगर मैं बदल ना सकूं तो कम से कम जैसा देख पा रहा हूं वो लिख सकूं। तो शायद इसीलिए मैंने किताब को लिखा। और यही मैंने अपने पहले आंसर में आपको कहा कि जो सपना देखा था, जिस सपने के बेसिस पर हम लोगों ने, मतलब मुझे अपने ऊपर लगता है कि मैंने क्या उस वक्त गलती कर दी थी। क्या मुझे इस बात का एहसास था कि मैं आज से 12 साल के बाद, 13 साल के बाद रिग्रेट करने वाला हूं? आज मन में वाली भावनाएं हैं। हम जब खड़े थे लाल किले पे, हम जब खड़े थे जंतर मंतर पे, हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे अन्ना के आंदोलन के वक्त पे, तो लग रहा था कि मैं अपने सामने, हमने गांधी को नहीं देखा, हमने राम मनोहर लोहिया को नहीं देखा। तो मुझे लगा कि मैं वो मूवमेंट के साथ, अगर मैं इस मूवमेंट के साथ नहीं खड़ा हुआ जो कि देश से करप्शन को हटाना चाहता है, तब फिर मैं किस बात के लिए पत्रकार बनाऊं? और हम दिल से जुड़े। मैं फिर कह दूं, मैं ये खुंदक में खिन्न होके, परेशान होके किताब नहीं लिख रहा हूं। इस किताब में वो तमाम फैक्ट है बीते 12-13 सालों के, जो मेरे सामने घटा है, और बहुत ही डिटेल रिसर्च के साथ है। बहुत अच्छी टीम ने मेरे साथ काम किया, और उस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ घटनाएं मैं भूल रहा था, उस टीम ने मुझे याद दिलाया कि सर ये चीज हुई थी, इसका भी इंसिडेंट का जिक्र होना चाहिए। तो हमने फिर से रिसर्च किया, फिर हमने पुरानी लाइब्रेरी में घूम गए, किताबें निकाली और कुछ चीजें हमको मिली। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चीज मैं सोच के आया था आज से 12-15 साल पहले इस आम आदमी पार्टी के साथ, आज मुझे दुख होता है। सर, अभी आपने मेंशन किया कि 30 साल जो आपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म को दिए हैं, आपने अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर अभी आपके हारने तक सब कुछ देखा है। सर, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, ये कैसे शेप करता है आपके इस किताब के नैरेटिव को? मतलब आपने जैसे बोला, मैंने इसको खुन्नस में नहीं लिखा है, मैंने इसमें अपना ओपिनियन दिया है, मैंने वो चीजें दी हैं, वो बातें बताई है जो मेरे सपने को लेकर थी, जो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जब रीडर्स इसे पढ़ेंगे सर, तो वो कैसा नैरेटिव देखेंगे आपका, एक कैसा साइड देखेंगे आपका इस किताब में? सब तो मैं नहीं बताऊंगा,
और बताना भी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि लोग बाग किताब पढ़ें, किताब खरीदें, किताब पढ़ें। बहुत बहुत आसानी से हर जगह हर स्टोर में अवेलेबल है। आपके नियर बाय स्टोर में जाएंगे, इस किताब को देखेंगे आप, पूरी कहानी इसके अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी जिसका नाम ही आम आदमी है वो आम आदमी से दूर हो गई, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आम आदमी को जितना आम आदमी के साथ रहना चाहिए था उतना वो आम आदमी के पास नहीं रह पाई। वो भी बाकी पार्टियों की तरह होती गई धीरे 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 धीरे, और शायद आज दिल्ली में वो सत्ता में इसीलिए नहीं है। पंजाब में उनका देखिए ना कितना फिनोमिनल रिकॉर्ड है। जब चुनाव जीतते हैं तो 90% नंबर लेके आते हैं, 90, 95, 90। मतलब ये कोई किसी भी पुरानी पार्टियों को इतना आसान नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टियां सोच भी नहीं सकती कि किसी इलेक्शन में उनको 80%, 90% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हर चुनाव में करके दिखाया जहां वो दमखम के साथ लड़े। पंजाब में भी देखिए, दिल्ली के बाद। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है आज की डेट में कि मैं वही कह रहा हूं कि जो वो करना चाहते थे वो करने की बजाय, जो उनको करना चाहिए था वो करने की बजाय वो कुछ और करने लगे। तो शायद यही राजनीति जो है, यही पॉलिटिक्स जो है, ये सबको खराब कर देती है। सर मैं खुद भी आपकी इस बात से इंट्रिग्ड हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक से आया है और उसने सोचा है कि वो देश बदलेगा, राज्य से शुरू करेगा, और हम सब भी उसके साथ में, हमने उसकी जर्नी देखी है, तो कुछ तो ऐसा होगा इस राजनीति में जो शायद ये लोकतंत्र क्रिएट करता है कि अगर इंसान एक पॉजिटिव सोच के साथ भी आया है तो वो होते होते यही हो जाता है। मतलब ये राजनीति अब लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ शिफ्ट हो रही है, या फिर हम लोग खुद इसको एक ऐसा रूम दे रहे हैं कि कोई इंसान चाहकर भी वो काम नहीं कर पा रहा है। मैं सोच से पॉजिटिव सोच का आदमी हूं। मैं नहीं मानता कि हम लोग हिटलर शाही या तानाशाही या ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। सिचुएशन हमको हमारे चारों तरफ ये दिखाई दे सकती है, ये हमको लग सकता है कि क्या वो वाला वक्त आ गया है, पर मुझे उम्मीद है जनता की आवाज में बहुत ताकत होती है। ये आवाज बोलती नहीं है, ये करके दिखाती है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बड़ा मैंडेट 3 बार मिला और इस बार नहीं मिला। इस बार मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, इस बार यही अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए। तो ये डेमोक्रेसी की यही ताकत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑटोक्रेसी का वक्त नहीं है, पर मैं ये नेताओं से अपील करना चाहता हूं, मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूं कि उनका वो फर्ज बनता है, उनका ये दायित्व बनता है कि नेताओं को आंसरेबल रखें, नेताओं से सवाल पूछें। मीडिया भी पूछ रहा है, मीडिया कोशिश कर रहा है, मीडिया मान लीजिए नहीं सुनता है, मीडिया की कोई मजबूरी हो सकती है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो हर प्लेटफॉर्म पे एवरीबॉडी इज अ जर्नलिस्ट, सबके पास अपने एप्स हैं, सबके पास अपने हैंडल्स हैं। आप सवाल पूछिए ना, सभ्यता से पूछेगा सवाल, स्मार्टली पूछेगा सवाल में आप अरेस्ट भी नहीं होंगे, आपको जेल भी नहीं भेजा जाएगा, जिसका खौफ बहुत से लोगों के मन में आज आ गया है, जिसकी वजह से आपने सवाल पूछा कि डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, ऑटोक्रेसी आती जा रही है। बिल्कुल सर यही से आपकी तो 30 साल की जर्नी है इस जर्नलिज्म में। सर 30 साल पहले तो ना सोशल मीडिया था और ना ही डिजिटल वर्ल्ड इतना एक्टिव था। अभी अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मुकदमा इंसान के खिलाफ कटघरे में चलता है और एक मुकदमा सोशल मीडिया पे। आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड का क्या इम्पैक्ट है, ना तो सिर्फ राजनीति पे, आप एज अ जर्नलिस्ट पे, और आपके इस नैरेटिव पे जो आपने इस बुक में लिखा है? देखिए, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेशन बिल्डिंग में, नेशन नैरेटिव बिल्डिंग में, और पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी कैंडिडेट के बारे में, किसी भी नेता के बारे में नैरेटिव क्या है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था कि आलू से सोना बनता है, पर लेकिन नैरेटिव बन गया और उसके बाद वो पप्पू हो गए, दुनिया उनको पप्पू के नाम से जानने लगी। लेकिन अमित शाह ने कभी नहीं कहा था एनआरसी और सीआरए को लेकर, लेकिन डीप फेक बना, उनका ऑडियो को चेंज किया गया और उसमें उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जनता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोशल मीडिया पे हैं, जब आप व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी भी हैंडल पे आप हैं, तो ये आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि हर चीज जो आपके पास आ रही है उसको सच ना माने। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के द्वारा पोस्ट की गई चीज अगर आपको लगता है कि ये बड़ा व्यक्ति है, गलती हर कोई कर सकता है, उस गलती को ठीक करने की कोशिश आपको अपनी बुद्धि से करनी है, अपने विवेक से करनी है। तो इसीलिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, हर आदमी जर्नलिस्ट है आज की डेट में।
हर आदमी तुरंत जाके गूगल करके किसी के बारे में कुछ भी चेक कर सकता है, पर जो भी चीज गूगल पे आ रही है या जो भी चीज आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है वो सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उसको शक की निगाहों से देखिए, आप उसको सवाल के नजरिए से देखिए। सर, आपने बोला कि अब सब कुछ एक शक की और एक सवाल की निगाहों से देखना चाहिए। आपने अपनी बुक के अंदर करप्शन और लिकर स्कैंडल जैसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की है। सर, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें कि क्या ये मीडिया स्पेक्यूलेशन है या फिर ये फैक्ट्स है? मतलब आपने जैसे बोला कोई एआई जनरेटेड वीडियो भी आता है और लोग शायद उसको सच मान लेते हैं और उसके लिए एक नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं। वैसे ही शायद ये करप्शन को लेकर, लिकर स्कैंडल को लेकर और ऐसे न जाने कितने सारे स्कैंडल्स को लेकर मीडिया बात कर रही है। तो क्या ये सिर्फ मीडिया स्पेक्यूलेशन होता है या फिर ये फैक्ट्स हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है? आपने तो जर्नलिज्म को इतने करीब से देखा है दैट यू हैव बिकम एन एपिटमी योरसेल्फ। तो व्हाट डू यू थिंक? दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों साथ साथ चल रही है रेल की पटरी की तरह, पर दोनों अलग अलग बातें हैं। मीडिया हाइप होती है, मीडिया चीजों को आगे बढ़ाता है क्योंकि मीडिया को रेटिंग्स, टीआरपी, व्यूवरशिप, सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और वो दिखता है किसी एक टॉपिक के साथ। जब आप किसी टॉपिक पे एक लाइन लेके काम करते हैं तो आपको दिख जाता है कि पसंद किया जा रहा है या नहीं पसंद किया जा रहा है। तो जो चीज पसंद की जा रही होती है आदमी उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वो आपको एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू लाके दे रहा है, एट द एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजमेंट लाके दे रहा है। तो मीडिया भी अपना वो काम कर रहा है, पर वो सही कर रहा है या पूरी तस्वीर दिखा रहा है, इस पर आप सवाल कर सकते हैं, इस पर आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए ये किताब मैंने लिखी है। इस किताब में वो रिसर्च है लिकर स्कैम के बारे में, वो रिसर्च है और तमाम स्कैम्स जो एलिज्ड स्कैम लगे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर इन 10-11 सालों में, कि क्या उन्होंने ठीक से काम किया। उनके ऊपर एक तो नैरेटिव बना के कोशिश की गई ऑपोजिशन के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि भाई ये करप्ट लोग हैं, ये वीआईपी लोग हैं, ये जानबूझ के ढीली शर्ट पहनते हैं, ये जानबूझ के हवाई चप्पल पहनते हैं, ये जानबूझ के मफलर लगाते हैं। पर ये नैरेटिव सेट करने की बात है, पर क्या ये वाकई में सिर्फ ऐसा होता है? ये बात फैक्ट है कि नेता अपनी एक छवि बनाता है, सोच समझ के बनाता है और उस छवि को परस्यू करना चाहता है थ्रू आउट हर करियर, हर करियर। ममता बनर्जी सफेद साड़ी में दिखती है, हवाई चप्पल में ही दिखती है। अखिलेश यादव सफेद कुर्ता पजामा और काली बंडी में ही दिखते हैं। जब मीडिया से बात करते हैं तो लाल टोपी भी लगा लेते हैं। लोगों ने, राहुल गांधी ने टी शर्ट को अपना लिया है। एवरीबडी हैज अ स्टाइल। जैसे फिल्मों में एक स्टाइल बन जाती है कि सलमान खान है तो ऐसा ही होगा, ऐश्वर्या राय है तो ऐसी दिखेंगी। तो हर नेता की एक स्टाइल है, पर लेकिन वो सिर्फ इमेज के लिए है, ये सिर्फ दर्शकों के या वोटर के मन में छाप छोड़ने के लिए है, पर वो पूरी तरह सच नहीं है। पूरी तरह सच जानने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, डीप डाइव करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है। So sir, it was great talking to you. Definitely अनफिनिश्ड आपका टास्क है, अनफिनिश्ड लोकतंत्र का टास्क है और अनफिनिश्ड है अभी सुमित अवस्थी, बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर स्टॉपिंग एट जस्ट वन बुक सर। नॉट एट ऑल, दिस इज माय फर्स्ट बुक एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस। इनफैक्ट मुझे तो कई बार लग रहा है कि आई एम टू लेट टू कम टू दिस फील्ड। तो मुझे भी ये लग रहा है सर कि हम लोग वो 30 साल का एक्सपीरियंस जरूर एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे और आपका वो नैरेटिव देखना चाहेंगे जो हमें माइक के पीछे नहीं पेन के पीछे दिखता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।